हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अवस्थाएं और अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए हमने एक अवस्था पढ़ भी ली है। आज हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारी नई अवस्था को। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उन्हें हमने इस प्रकार से विभाजित किया है: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ा अवस्था। उससे पहले आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जो बाल विकास है उसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमें उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है, जैसे गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन। तो देखते हैं गर्भावस्था और किशोर अवस्था, बीच में कौन है? शेषवावस्था और बाल्यावस्था। तो हमें किन किन को पढ़ना है? गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था को हमें नहीं पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं, इनकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। गर्भावस्था के बाद शेषवावस्था, शेषवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था आती है। क्लियर हो गया? अब एक एक को हमें पढ़ना है। सामान्य वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है कि कब से कब तक के समय को इन अवस्थाओं के अंतर्गत रखा गया है। गर्भावस्था यानी गर्भ की अवस्था, जब शिशु गर्भ में हो उस समय को गर्भावस्था कहा जा रहा है। तो गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था को इसमें रखा जाता है। और जब जन्म हो जाए तब से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु होगी उसे शेषवावस्था में रखा जाएगा। और इसी के बाद 6 से लेकर जो 12 वर्ष की आयु है उसे बाल्यावस्था में रखा जाता है। किशोर अवस्था में 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों को रखा जाता है। कई वर्गीकरण हैं उनमें 18 की जगह यहाँ पर 19 भी किया गया है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ये क्या है? एक सामान्य वर्गीकरण। यहाँ पर बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत देते हुए वर्गीकरण किया है, जैसे कोल का, रोश का और हरलोग का। इन तीनों पर कई बार क्वेश्चंस बनते भी हैं, लेकिन क्या चेंज करते हुए क्वेश्चन बनते हैं? जो जो अवस्था आती जाएगी उसी के दौरान हम उसे पढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको जितना बताया जा रहा है उसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे लगातार पढ़िए, बस साथ में आधा 1 घंटा अपने इन टॉपिक्स को देते रहिए, जिससे कि चाहे ये कितना भी नापसंद टॉपिक क्यों ना हो, आपको धीरे धीरे इसमें भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा था किसे? गर्भा अवस्था को। गर्भा अवस्था यानी गर्भ की अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था या फिर जन्म पूर्व अवस्था। 3 नाम हमने बताए थे कि जन्म नहीं हुआ है उससे पहले की अवस्था, और उससे जब तक प्रसव नहीं हुआ है तब की अवस्था, और गर्भ धारण की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर था कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। इजी है याद रखना। बीजावस्था यानी बीज की अवस्था। बीज किस में बदलेगा? भ्रूण में, तो भ्रूणा अवस्था। और फिर भ्रूण किस में बदलेगा? शिशु में, तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था। सबसे छोटा पीरियड किसका है? इसका 0 से लेकर 2 सप्ताह का, यानी कि 15 दिन का। इसके बाद भ्रूणावस्था में कहां से कहां तक है? 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में संपूर्ण आ गया, 2 माह से लेकर 9 माह तक का समय आता है। ये जो समय होता है वो 270 दिन से लेकर 280 दिन का होता है। कम से कम ये 180 दिन का हो सकता है और अधिक से अधिक 130 दिन का ये रहता है। इसे डिंबावस्था के नाम से जाना जाता है, अंकुरण अवस्था के नाम से जाना जाता है, रोपण अवस्था के नाम से जाना जाता है, भ्रूणिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे पिंडावस्था के नाम से जाना जाता है और इसे फिटल काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने और भी कई विशेषताओं का जिक्र कर लिया था, वो आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। जितना अधिक आप इन बातों को रिवाइज करेंगे, इनको मनन करेंगे और इन पे विचार करेंगे कि ये बात ऐसी है तो इसे मैं अपनी लाइफ पर देखूं। 2 ही बात ध्यान रखिएगा, आपको या तो एक बालक को इमेजिनेशन में लाना है कि एक बालक है, ये उसका जीवन काल रहा होगा, पहले वो माता के गर्भ में था तो कुछ इस प्रकार की क्रियाविधि हो रही है, और अगर वो अब शिशु है तो उसकी इस प्रकार की क्रियाविधि हो रही है, और अगर वो बाल्यावस्था चल रही है तो इस प्रकार की क्रियाविधि हो रही है। आपको हर समय एक बालक को इमेज करते हुए पढ़ना है, या फिर आप अपनी लाइफ को इमेजिनेशन में ले आइए कि इस समय मैं कैसा था,
कि मेरा जो शिशुकाल है वो कैसा बीता है, मैं अपनी बाल्यावस्था में किस प्रकार के कार्य किया करता था, या फिर मैंने कौन कौन सी गलतियां उस समय की थी जो मुझे शायद ऐसा करने पर ऐसा हो सकता था। होता है ना हमारे मन में कई बार कि उस समय मुझे किसी ने ये चीज दी होती तो मैं ऐसा करता। तो वो भी बातें आपको अपने माइंड में लानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जवाब जो है वो माइंडली देने हैं, अप्लाई करके देने हैं। तो जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट आपकी लाइफ का लगता है और आप बदलना चाहते हैं, उन बातों को आप पॉजिटिव वे में रखिए और उन्हें भी आपको अप्लाई करके जवाब देना होगा। साइकोलॉजी में आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आप अपना माइंड यूज करते हो और आपको अप्लाई करके चीजों को समझना आता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने गर्भकाल पढ़ा, इसमें कुछ शब्द जरूर इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बात वही है कि गर्भ के बारे में आपने जितना सुना है, जितनी बातें आप जानते हैं, यहाँ वही कही गई है। बहुत छोटी अवस्था है, हमें कुछ नहीं पता होता। इसके बाद इसका विकास होने लगता है तो भाई होगा ही होगा। उसके बाद इसमें क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। हम भी सुनते हैं क्रियाएं होती हैं जिन्हें फिटल एक्टिविटी के नाम से जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नाम हैं, बस इन्हें आप रिपीट करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस में लाइए, तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। बिना डरे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एक बार किसी चीज को आप टफ बना लोगे तो वो टफ लगती रहेगी, तो आपको टफ नहीं लगाना है। जितना आप इसे एंजॉय करके पढ़ोगे, सोचोगे कि हाँ ये मुझे सबसे अधिक आती है, तो वो आपको आएगी। एक शाश्वत सत्य है कि आपने जिस चीज को नापसंद किया है वही आपकी लाइफ में हावी होती है। तो आप जिस सब्जेक्ट को नापसंद करते हैं वही आपके हारने का कारण होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि उसे पसंद करने लगिए, उस पर समय देने लगिए, उसे मन मार के पढ़ने लगिए। लेकिन कुछ समय बाद आपका मन ऑटोमेटिकली उसके लिए तैयार हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आने लगेंगे। तो ये तो था आपका अब तक का रिवाइजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे शेषवावस्था को। शेषवावस्था को समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने एक बालक की कल्पना की है, एक छोटा सा शिशु है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। तो जो अभी जन्मा है वो किस नाम से जाना जाता है? नवजात शिशु के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु कब से कब तक को कहा जाता है? जन्म से लेकर आधे घंटे के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे नवजात शिशु कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो माता की गर्भनाल से जो उसका जुड़ाव है उसे अलग किया जाता है। मतलब अब उसे एक स्वतंत्र रूप दे दिया जाता है कि ये पहले किससे जुड़ा था? माता से उसकी गर्भनाल के द्वारा जुड़ा था। तो अब उसे यहाँ से काट दिया जाता है और वो शिशु क्या है? अब स्वतंत्र शिशु बन जाता है। उसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहा जाता है। तो ये शिशु क्या कर रहा है? दुनिया में आ चुका है। इस शिशु का जो भार होता है उसको यहाँ पर 7.5 पौंड के समथिंग बताया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 से 3.5 किलो के मध्य का ये बालक या शिशु जो हमारा है वो होता है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर ये बताई जाती है। हम इसे डीपली पढ़ेंगे जब हम इसका शारीरिक विकास पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की है कि क्या हो रहा है। तो जन्म हो चुका है, जन्म के बाद ये शिशु है और ये शिशु माता से जो गर्भनाल से जुड़ा था उसे काट दिया गया है, ये स्वतंत्र शिशु बन गया है। इस समय तक इस शिशु को नवजात शिशु कहा जा रहा है। और इसके बाद अब हमारी शेषवावस्था चल ही रही है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो 3-4 साइंटिस्ट के अभी मैंने नाम लिए थे, रोश है, कोल है, हरलोक है, इन्होंने ये कहा है कि जो शेषवावस्था होती है ना, कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तो आपको ये बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर किसे सही करें। देखो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, उनके आधार पर ही आपको तय करना पड़ेगा कि ये किसके अकॉर्डिंग जवाब मांग रहा है। सामान्य वर्गीकरण सामान्य ही रहेगा, वो हर जगह अप्लाई होगा कि जन्म से 6 वर्ष तक शेषवावस्था होती है, लेकिन जन्म से 2 वर्ष तक भी शेषवावस्था मानी गई है। आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो उस अकॉर्डिंग ये शेषवावस्था का विषय रहेगा। अब ये जो शिशु है ये घर आ चुका है, आराम से अपने घर वालों के साथ है।
तो ये बहुत सी एक्टिविटीज कर रहा है, ये बहुत कुछ करेगा, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, ये कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है, ये कैसे कैसे क्रियाकलाप कर रहा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारा वर्गीकरण दिया गया है। ये कोई ज्यादा डीपली बात नहीं है, हमारे ही घर के नॉर्मल शिशु की बात हो रही है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक शिशु जो आपके आसपास है या आपने देखा है, उस शिशु की कल्पना आपको करनी है कि वो शिशु जन्म चुका है और अब उसकी शेषवावस्था चल रही है, वो कौन कौन सी क्रियाविधि कर रहा है, उन सभी को बिंदुओं के रूप में यहाँ लिखा गया है। यहाँ कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, उन बिंदुओं को हम कुछ स्पेशल तरीके से अब समझेंगे। देखिए, सबसे पहला बिंदु हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो शेषवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये हरलोक के अनुसार भी है और रोश के अनुसार भी। क्वेश्चन पूछा जाए रोश के अनुसार शेषवावस्था का समय है, तो आप बताएंगे जन्म से 2 वर्ष तक, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। इन्होंने एक और वर्गीकरण किया है कि 2 वर्ष से अब 6 वर्ष तक का जो समय है, इसे आप कहिए पूर्व बाल्य अवस्था। कह सकते हैं कि बाल्य अवस्था से पहले आ रही है, इसलिए ये क्या है, पूर्व बाल्य अवस्था। और साथ ही इसे पार्क स्कूली अवस्था भी कहा जा सकता है कि प्री स्कूलिंग टाइम है ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 2 वर्ष तक तो बालक स्कूल जाएगा नहीं, उसके बाद ही उसके स्कूल जाने का समय होता है। और इस समय बालक कहाँ होता है, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का स्टूडेंट होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये उसके स्कूल जाने का स्टार्टिंग समय होता है। ये यहाँ पर कौन कौन से नखरे दिखाएगा, क्या क्या नौटंकी करेगा, कैसे जाएगा, इन सभी को भी हम यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो बस आपको एक शिशु की कल्पना करनी है और इन सभी बिंदुओं को समझना है, बिना डरे कि मैं किस किस का वर्गीकरण पढ़ूं। सॉल्व हो गया कि बस एक सामान्य वर्गीकरण ध्यान में रखिए, ये 2 बिंदु ध्यान में रखिए। हरलोक ने भी यही कहा है और कोल ने भी यही कहा है और रोश ने भी यही कहा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, स्पेशली 2 नाम ध्यान में रखने हैं। ये किस किस ने कहा है, एक तो कहा है रोश ने और एक कहा है हरलोक ने, कि हरलोक के अनुसार शेषवावस्था कहाँ से कहाँ तक है, जन्म से 2 वर्ष तक। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इन बिंदुओं को कि भाई शिशु क्या क्या कर रहा है। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, कि जो ये शेषवावस्था होती है, इसमें मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है बाल्य अवस्था के मुकाबले। कि सबसे अधिक किसमें होगा, शेषवावस्था में। बाल्य अवस्था में बिल्कुल भी न के बराबर मान सकते हैं कि हल्का फुल्का होता रहता है, ठीक है। फिर किशोर अवस्था में वापस से तीव्र हो जाता है। तो शेषवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आप बच्चे को ये ना कहें बच्चा है इसे मैं क्या समझाऊं, आपको जैसा आपको लगता है कि मुझे इसे समझाना चाहिए, आप उसे समझाइए, उसे जो बताना है उसे बताइए। अगर उसकी कैपेसिटी उस लेवल की आ चुकी है तो वो उसे समझ लेगा, और अगर नहीं आई है तो आपको फिर से जब वक्त आए तो आप उसे समझा दीजिएगा। लेकिन एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप उसे सही बात समझा सके कि जो ये हो रहा है ये क्यों हो रहा है, उसके सामने वो बात जरूर रखें। इससे आपको ये पता रहेगा कि उसकी मानसिक क्षमता बहुत अधिक है, आप उसे वो बात समझा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ शारीरिक विकास हम देखते हैं कि बच्चा जब शेषवावस्था में होता है, काफी अधिक शारीरिक विकास उसका उस समय हो जाता है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सबसे अधिक शारीरिक और मानसिक विकास कब होता है, शेषवावस्था में। बाल्यावस्था में न के बराबर और किशोर अवस्था में फिर से तीव्र हो जाता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आता है नैतिक भावनाओं का अभाव। छोटा शिशु है, कुछ नहीं जानता कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है या क्या हो रहा है। तो ये क्या है, नैतिकता का अभाव। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि आपके घर कुछ मेहमान आए हैं, आपके घर में एक शिशु है जो शेषवावस्था में चल रहा है, अब उसे बहुत तेज भूख लगी है, तो वो क्या करेगा, मेहमानों के बीच जाकर भी बोल सकता है कि मुझे खाना है। यहाँ तक कि जो मेहमान खा रहे हों उसे भी लेकर खा सकता है। उसे नहीं पता है ये मेहमान है, मुझे यहाँ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इनके खाने में से खाना नहीं चाहिए। साथ ही ऐसा हो सकता है कि वो बहुत तेज रो रहा है, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि मुझे मम्मा के पास जाके ही बैठना है, मुझे मेहमानों के बीच जाके बैठना है, और तो मैं वैसा ही करूंगा, वो मान भी नहीं रहा है।
तो भी क्या है, उसमें नैतिकता का अभाव है। वो नहीं जानता है कि किस प्रकार से उसे वहाँ पर अपना रिएक्शन देना है, किस प्रकार से उसे आदर सम्मान से बात करनी है। तो शिशु में क्या पाई जाती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, मतलब ध्यान में रख लीजिए इन लोगों को। इन पॉइंट्स को मात्र आपको ध्यान में रखना है, बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैंने बोला कि आप अप्लाई करके समझिए, तो आपको अप्लाई करके समझना है कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 4-5 बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये बिंदु आपके ध्यान में आने लगेंगे। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, देखो फिर से कहा है कि इनमें सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें अधिकता पाई जाती है, कि अगर आप इन्हें सिखाना चाहेंगे तो ये जरूर सीखेंगे। और सिखाने के लिए आप इनके सामने आप डायग्राम्स रखिए, इन्हें कहानियों के माध्यम से सिखाइए। कि अगर आप उसे एबीसीडी पढ़ाना चाहते हैं तो आपने सिंपल सिंपल अक्षर लिख दिए और अब आप उसे कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, तो उसके अंदर उसकी रुचि नहीं आएगी। जब तक कि आपने ऐसी बुक उसके सामने रखी जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ ए फॉर एप्पल बना है, एप्पल का डायग्राम बना है, बी फॉर बॉल बनी है तो बॉल का डायग्राम बना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे समझेगा और उसके अंदर उसकी रुचि भी आएगी। तो हमें इसी प्रकार का ज्ञान उन्हें देना होता है। जैसे कि आप उसे समझाना चाहते हैं कि ये ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज का ओ तो आपने उसे बता दिया, उसका कलर भी उसे बता दिया, लेकिन अगर आप उसे एज इट इज जैसे ये ऑरेंज दिखाया गया है आप उसे दिखाएं और समझा दें तो वो उसे बहुत अच्छे से याद रहेगा। और जब भी उसके सामने ऑरेंज आएगी तो वो पहचान जाएगा कि ये ऑरेंज है, मुझे ऐसा ही इसके बारे में बताया गया था। तो ये बच्चों को पढ़ाने का बेस्ट वे होता है कि अगर आप उनके सामने कोई डायग्राम रखते हैं, उस चीज की रियल फोटो रखते हैं कि भाई ऐसा दिखता है, ठीक है, और साथ में कहानियों के माध्यम से समझाते हैं, तो वो बहुत जल्दी बातों को सीखते हैं। और एक बार तो यहाँ तक हो जाता है कि जो कहानी आपने सुनाई है उसी से मिली जुली कई कहानियां वो आपको सारे दिन सुनाता रहेगा। जैसे आपने कहा कि एक हाथी था, वो ऐसे जा रहा था, तो वो दूसरे दिन कहेगा कि हाँ मैंने देखा था वो हाथी इधर जा रहा था। इन्होंने कल्पना की हद कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा यही है, कल्पनाशीलता। ये बच्चों से तो कल्पना में जीतना मुश्किल है, ये सारे दिन कल्पनाओं में लगे रहते हैं। इन्होंने कुछ भी देखा उसकी कल्पना करने लग गए कि हाँ मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन कहाँ चलती है, ऊपर चलती है, तो इनको एनी टाइम एरोप्लेन दिखती है। देखो एरोप्लेन जा रही है, वो ऐसे जा रही है, मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ, मतलब ये कल्पना ही करते रहते हैं। तो इनमें कल्पनाशीलता पाई जाती है, लेकिन सीमित। ये इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। इन्होंने जिस बिंदु को अपनाया है, जिस बिंदु को ये बस आपने बता दिया है कि उसी की कल्पना कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट तक कल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो इनमें कल्पनाशीलता सीमित पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक कल्पनाशीलता किसमें पाई जाती है, किशोरों में पाई जाती है। जैसे अभी आप सपने देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है संवेगों का प्रदर्शन। इस संवेग क्या है, पहले हम इस बिंदु को समझ लें, हम आगे भी इसका डिस्कशन करेंगे। संवेग पढ़ेंगे, मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे, भावना पढ़ेंगे, लेकिन 3 शब्दों को हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे भावना को, कि भावना वो है जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारे अंदर के विचार। और संवेग वो है जब उस भावना से आए हुए जो विचार हैं उसे हम बाहर प्रकट कर दें। ठीक है, आंतरिक विचार तो क्या हो गए, भावना, और उसी भावना को अगर आपने बाहर प्रकट कर दिया तो वो क्या हो गए, संवेग। और जो संवेग आप में आए थे उसको आपने क्रिया में बदल दिया तो वो क्या है, मूल प्रवृत्ति। जैसे आपको किसी पर गुस्सा आता है, आपने अंदर ही अंदर सोचा कि मैं इसका ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है, इसे ऐसे सबक सिखाऊं, ऐसे करूँ, वो करूँ, आप अपने अंदर भावनाएं ला रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने वो आ गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने बोल दिया भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, आप उसे सुनाए जा रहे हैं। तो पहले आपने सोचा तो वो क्या है, भावना, फिर आपने उसे प्रकट कर दिया तो वो क्या है, संवेग। ठीक है, आपने उसे अपना गुस्सा दिखा दिया। अब आपको गुस्सा अति हो गया, आपने उसके एक चांटा भी लगा दिया तो वो क्या है, मूल प्रवृत्ति, की जो गुस्सा था आपने उस पर क्रिया के रूप में निकाल दिया। तो बच्चे भी क्या करते हैं, संवेग प्रदर्शित करते हैं, मतलब जब वो गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा होकर के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ वो सरप्राइज होते हैं तो बहुत अच्छे से सरप्राइज दिखाते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, मुझे सरप्राइज मिला है। ठीक है, इसी के साथ अगर वो हैप्पी होते हैं तो वो जोर जोर से हंसना, खुश होना, वो आपके सामने रिएक्ट करते हैं, वो अपने संवेगों को बहुत आराम से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूल प्रत्यावर्तक व्यवहार।
कि जो मूल प्रवृत्ति, जो अभी मैंने बोला कि आप कुछ ना कुछ बता ही देते हो, वैसा ही जैसा कि आप क्रियात्मक रूप से उस बिंदु को बता देते हो, तो बच्चे भी करते हैं। उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ लगाने से नहीं डरते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ये बड़ा है या छोटा है, बस उन्हें तो अपनी जो भी मूल प्रवृत्ति उनके मन में आई है वो करनी होती है, ठीक है। तो वो कुछ भी व्यवहार वहां कर लेते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, तो जो शिशु होते हैं उनमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने हाथ पैर, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कई बातें सीखते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं सीखने के लिए। बस हमें ही ध्यान में रखना होता है कि उनके सामने एनी टाइम हम अच्छी बातें करें, अच्छा व्यवहार रखें और अच्छे से उनके सामने पेश आए। कि आप ऐसा नहीं है केवल उनसे ही, आपके घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए जिनसे वो केवल पॉजिटिव बातें सीखे। क्योंकि बच्चा हर चीज का क्या करता है, दोहरान करता है, साथ ही अनुकरण करता है। हम एक और बिंदु पढ़ेंगे, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, कि जो बच्चे होते हैं बहुत अधिक अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, अगर इस समय मेरा बेटा होता तो वो भी आपको इसी तरह पढ़ाने की जिद करता। या फिर कई ऐसे बिंदु होते हैं जब बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जैसे घर में माताएं कोई भी काम कर रही हैं और शिशु उसे देख रहा है, तो कुछ समय बाद वो शिशु उसी काम को करता है। जैसे माता झाड़ू लगा रही थी तो वो भी झाड़ू लगाएगा, अगर माता उसकी खाना बना रही थी तो वो भी खाना बनाएगा। आपने देखा भी होगा कि बच्चे घर के कुछ भी बर्तन ला करके वैसे ही बैठे बैठे खाना बनाते हैं और कहते हैं हमने खाना बना लिया, आप आकर खा लीजिए, चाहे बना कुछ ना हो। लेकिन उनकी कल्पनाशीलता भी वहां पे काम में आ गई, उनका अनुकरण वहां पे काम में आ गया, उन्होंने अपनी मूल प्रवृत्ति भी वहां दिखा दी। तीन बातें देखो उसने अप्लाई कर दी कि एक शिशु है, वो घर से कुछ बर्तन लाया है और बैठा बैठा खाना बना रहा है, और खाना बनने के बाद वो कह रहा है कि लो भाई मेरा खाना बन गया, आप लोग खा लीजिए। क्या क्या किया उसने, एक कल्पनाशीलता की कि मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बन रहा है, मैं ऐसे सबको खिलाऊंगा। ये तो उसकी हो गई कल्पनाशीलता, लेकिन एक सीमित तक, इससे आगे वो नहीं सोच रहा है। इसके बाद उसने क्या संवेग किए कि मैं खाना खिलाऊंगा, मेरे मन में ये भाव आया था, मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ कि मुझे सबको खाना खिलाना है। साथ ही मूल प्रवृत्ति खिलाने के लिए जरूर जाएगा, वहां तक पहुंचेगा, खाना खाओ खाना खाओ, बार बार उसे रिपीट करेगा, ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति, वो सीख रहा है अपने माता पिता से कि वो क्या कर रहे थे। अनुकरण द्वारा सीखना, उसने अपनी माता को इसी प्रकार से खाना बनाते हुए देखा था और वो इसी को अब अप्लाई कर रहा है। माता इस प्रकार से सबको सर्व कर रही थी, मैं भी सबको सर्व करता हूँ और सब खाना खा रहे हैं। और आप भी कई बार उनके साथ खाना खाते हैं। कैसे, उनकी जो प्लेट उन्होंने सर्व की है, आपको दी है, आप झूठ मूठ का ही उसमें से खाना खा रहे हैं। आप भी उनकी नौटंकी में नौटंकी करते हैं, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है। हर किसी को शिशु पर प्यार आता है और वो शिशु बनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि सबसे प्योर, सबसे इजी जो लाइफ है वो शिशु की ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम से मतलब यहाँ ये होता है कि शिशु अपने आप को ज्यादा पसंद करता है। कैसे, कि हर चीज किसकी, मेरी। आप शिशु से उसकी चीज मांग कर देखिए, वो आपसे कहेगा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरा है। उसमें आत्म प्रेम पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी बाहर वाले ने उसे मजाकिया तौर पर खेलते हुए ये कह दिया कि मैं तेरी ये चीज ले लूं क्या, तो वो सडनली अपना खेल छोड़ के उस खिलौने को लेकर अपने घर आकर दरवाजा बंद कर लेगा और सोचेगा कि अब वो मेरे घर नहीं आना चाहिए, नहीं वो मेरी चीज ले जाएगा। मतलब उसे अपनी चीज से, अपने आप से इतना लगाव होता है। अगर किसी से इसी तरीके से हंसी मजाक भी होता रहे तो शिशु जो होता है अपने मन के भावों को पवित्र रूप से सबके सामने रख देता है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है, दो तीन औरतें आराम से बात कर रही हैं और उन्हीं औरतों में एक माता के पास शिशु है और दूसरी भी अपने शिशु को लेकर आई है, तो वो शिशु जो होगा वो सडनली उतरेगा और उस शिशु के बाद जाकर के खेलने लग जाएगा। उसे नहीं पता वो शिशु कहाँ से आया है, कैसा है, बस उसे तो खेलना है, उसके साथ दोस्ती करनी है, ठीक है। वो वहां पे उसके साथ खेलने लग जाएगा, ठीक है। उसे क्या है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि है, वो शिशु के प्रति रुचि दिखाएगा और उसके साथ खेलने लग जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आता हमारा
अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो वो साथ खेलना पसंद करेगा, और अगर कोई भी नहीं है फिर भी वो बैठा बैठा अपने आप ही खेलता रहेगा। लेकिन उसे खेलने से मतलब है, उसे ये नहीं पता करना कि वो अकेले खेल रहा है या साथ खेल रहा है। उसमें खिलौनों की प्रवृत्ति पाई जाएगी, वो खिलौनों के साथ वहां पर खेल रहा है। खिलौनों की आयु भी इसे कहा गया है। दूसरों पर निर्भरता, जैसा कि हमने शिशु की कल्पना की थी, इतना छोटा शिशु है, ये अपने आप तो सब काम कर नहीं सकता, चाहे वो नहाना धोना हो या अपनी दैनिक क्रियाएं हो या फिर अपने कपड़े पहनने हो या कुछ भी हो, खान पान हो, कुछ भी हो, वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। वो अपनी माता के द्वारा ही सारे काम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दूसरों पर निर्भर होता है। काम प्रवृत्ति, शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। स्तनपान इनकी मेन क्रिया होती है, जिनसे ये अपनी शुरुआती दिनों में स्तनपान द्वारा ही ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी के साथ कई शिशुओं में अंगूठा चूसने की भी क्रिया होती है। काम प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कुछ बड़े काम करते रहते हैं तो शिशु उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करोगे, किस लिए करोगे, मतलब क्वेश्चन का भंडार लगा देते हैं। और अगर उस समय आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप उन्हें डांट कर भी भेज देते हैं कि हट, बाद में वाला, अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपने जो व्यवहार है उसे पोलाइट करना होगा, गुस्से को शांत करना होगा और उसे उस समय पलट के वापस से सही जवाब देना होगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है, ये ऐसा करूंगा तो ये होगा। जो भी आप उस समय कर रहे हो उन्हें एकदम सटीक रूप से समझा दीजिए, क्योंकि वो जिज्ञासु है, वो कुछ नहीं जानता, वो एक खाली स्लेट है जिस पर आपको सब कुछ लिखना है। अगर आपने उसे गुस्से में डांट कर फटकार कर भेज दिया तो वो यही काम आगे चलकर करेगा कि उससे भी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन करेगा तो वो एकदम रूड व्यवहार करेगा, और अगर आपने पोलाइटली व्यवहार किया तो वो भी पोलाइट व्यवहार करेगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप एक शिशु को क्या बनाना चाहते हैं। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्षणिक मित्रता। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि जो शिशु होते हैं वो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि दिखाते हैं। यहाँ पर वो शिशु किसी भी शिशु के साथ थोड़ी देर खेलता है, उसे नहीं पता वो शिशु कहाँ से आया है, क्यों आया है, बस वो लोग थोड़ी देर के लिए मिले, उन्होंने अच्छे से खेला, फिर जैसे ही उनके माता पिता वहाँ से अलग अलग जाते हैं तो वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो एक दूसरे को याद भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते तक भी नहीं है कि मतलब थोड़ी देर मिले, मित्रता हुई, खेले और अपने आप ही वहाँ से अलग अलग हो गए। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ से आए, क्यों मिले, क्या किया, बस अपना थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिता लिया। जो शिशु हैं एक दूसरे के प्रति रुचि दिखाते हैं। शिशुओं को बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चों में लगाव होता है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको आज हमने समझा। अब कल की क्लास में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनसे भी कुछ और शब्द पेंडिंग है वो हम समझेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको एक शिशु को ध्यान में रखना है, इन सभी बिंदुओं को इन पर अप्लाई करके समझना है और बार बार इनका दोहरान करना है। देखो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कल्पनाशीलता मतलब उसमें कल्पना पाई जा रही है। संवेग कि वो अपनी जो भी अंत्य की क्रिया है उसे बाहर प्रकट कर देता है, अंदर कुछ भी नहीं रखता, और जो संवेग है उसे वो मूल प्रवृत्ति के रूप में भी प्रकट कर देता है। तो ये भी यहाँ पर एक हो गया। वो दूसरों का अनुसरण करके सीख रहा है, वो दूसरों पर निर्भर है, उसमें नैतिकता का अभाव है। तो ये बड़े बड़े शब्द हैं। बाकी जो आप डेली शिशु के साथ करते हैं, जो भी डेली शिशु के साथ आप देखते हैं, ये वही बातें हैं कि आपके घर में अगर कोई शिशु है आप उसे एब्जॉर्ब करके आप उस पर ध्यान लगा कर देखिएगा, वो आपके द्वारा की गई क्रियाएं करता है, वो अनेक क्वेश्चंस पूछता है, कई चीजों का आपको उल्टा सुल्टा जवाब देता है, सारे दिन वो अपने आप में खेलता रहता है, वो दूसरे शिशुओं के साथ खेलना पसंद करता है, उसके सारे काम उसकी माता वगैरह करती रहती हैं। ठीक है, इसी के साथ उसमें नैतिकता का अभाव है, वो किसी से नहीं समझता कि बड़ा है या छोटा है, उसमें नैतिकता का अभाव है। सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक है, आप उसे एक बार कुछ ना कुछ बताइए वो सीख जाएगा, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है।
मतलब बिना घबराए आप अगर इन्हें ध्यान से समझेंगे तो ये सभी बिंदु आपको ऑलरेडी आते हैं, बस इनको बड़े शब्दों के साथ यहाँ पर लिखा गया है। आप इन्हें दोहराइए, शब्दों को यूज कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है शेषवा अवस्था में, साथ ही सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है शेषवावस्था में। क्षणिक मित्रता बहुत बार पूछा गया है, क्षणिक मित्रता पाई जाती है शेषवावस्था में। तो बस आपको ये बिंदु रिवाइज करने हैं, इन्हें शेषवावस्था में कब जवाब देना है, बाल्यावस्था में क्या जवाब देना है, किशोर अवस्था में क्या जवाब देना है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।